बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ दी फोरगट। फोरगट कहाँ से बनता है, उसकी डेरिवेटिव्स क्या हैं, उसमें कौन सी चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फोरगट है उसकी, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर के। इसमें आप देखें कि जब हमने पढ़ा था कि ये एक्टोडर्मल है और यहाँ पे ये येलो कलर जो है ये यॉक्सेक इज लाइन बाय दी एंडोडर्म, और ये स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म है इसके साथ, जो कि स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआईटी बनाएगी। जब बेबी हेड एंड टेल फोल्डिंग करता है तो उससे क्या होता है कि ये जो यॉक्सेक होता है ये ट्रैप होके अंदर, यहाँ पे ये जैसे अभी ट्रैप हो चुका है, तो यहाँ पे ये फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट बनाता है। और ये यॉक्सेक का जो नैरो पोर्शन ये है जो वाइटलैंड डक्ट कहलाती है, ये कम्युनिकेट करवाती है यॉक्सेक को टेम्पररी किसके साथ, मिडगट के साथ। तो इससे आगे ये सारा फोरगट है और ये सारा हाइंडगट है। फोरगट, हाइंडगट, मिडगट, इनकी दो वाल हैं। ये पीछे वाली जो है ये डोर्सल वाल है और जो आगे वाली जो है ये वेंट्रल वाल है। ठीक है। तो जीआईटी में जितनी अपर एंड लोअर एंड के अलावा जितनी एपिथेलियम है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और जो स्मूथ मसल्स बनता है वो स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म से, कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल जो है वो स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म, जो कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म में जब कैविटी बनी थी वो डिवाइड हुआ था। एक ऊपर गया था सोमेटोप्लूरिक और एक एंडोडर्म के साथ गया था स्प्लैंक्नोप्लूरिक। जो सोमेटोप्लूरिक था वो एक्टोडर्म के साथ जाता है जो कि स्केलेटल मसल्स वगैरह बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस ट्यूब को यहाँ पे देखें, ये वाली ट्यूब जो ये पीछे हमने बताई फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इसको अगर निकाल के देखा जाए तो ये इस तरीके से, ये फेरेंजियल है, गट है, यहाँ से लेके ये फोरगट है जहाँ तक ये बाइल डक्ट की ओपनिंग है, ये ड्यूडिनम बनेगा। इसके सेकंड पार्ट में के मिड पे होती है बाइल डक्ट की ओपनिंग। तो उससे ऊपर वाले जितने भी पोर्शन इसका बन रहा है इस गट से, वो है फोरगट की डेरिवेटिव। उसके नीचे जो होगा मिडगट की डेरिवेटिव, मिडगट को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो फोरगट में अगर हम कहें तो फोरगट की डेरिवेटिव्स में क्या क्या आ जाता है, तो मेनली फेरेंजियल को हम अलग से पढ़ते हैं। तो ये एसोफेगस, फिर ये ब्लू कलर का इसकी वेंट्रल वाल से एक बर्ड निकल रहा है, लंग बर्ड, ये भी फोरगट की डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। फिर ये स्टमक, ठीक है। फिर ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट का वो हिस्सा जो इस बाइल डक्ट के प्रॉक्सिमल है ऊपर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो ये पैंक्रियाज भी निकल रहा है इसके डोर्सल वाल से। पैंक्रियाज को जब हम डिस्कस करेंगे तो डोर्सल एंड वेंट्रल वाल दोनों से बर्ड निकलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो बाइल डक्ट सिस्टम जो है, बिलियरी सिस्टम जो निकल रहा है ये इस ड्यूडिनम के वेंट्रल वाल से निकल रहा है। ठीक है। यानी कि ये भी हमारे पास फोरगट का है, और यहाँ पे ये लिवर है जो भी, ये भी इंक्लूडेड होगा किसमें, फोरगट की डेरिवेटिव्स में। तो इनके हमें नाम आने चाहिए। पहला बेसिक क्वेश्चन होता है ये राइट डाउन दी डेरिवेटिव्स ऑफ दी फोरगट, जिसमें आप ये चीज़ें बताओगे। ठीक है। और फिर फोरगट का जो अपर पार्ट है ये वाला जिससे लंग बर्ड निकल रहा है, तो इसके जो वेंट्रल वाल से लंग बर्ड निकल रहा है ये लंग्स बनाएगा, जो आपने रिस्पायरेटरी में पढ़ा। ये जो पीछे ट्यूब होगी ये कहलाएगी, ये एसोफेगस बनाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देखो ये वही ट्यूब है, जो वेंट्रल है वो लंग बना रही है, लंग बर्ड है, और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूब है वो जो बना रहा है एसोफेगस। आहिस्ता आहिस्ता ये सेपरेट हो गई। यहाँ पे ये ट्रेकोएसोफेजियल सेप्टम बन रहा होता है ठीक। अगर ये अनइक्वल बन गया तो एट्रेजिया होगा किसी एक का, जहाँ कम स्पेस देगा उसका एट्रेजिया होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एज ए रिजल्ट ऑफ जब ये सेफेलोकार्डल या हेड टेल फोल्डिंग जिसको आप कहते हो, तो उसकी वजह से एंडोडर्मल यॉक्सेक ये ट्रैप कर गया। ठीक है। और इसने प्रिमिटिव गट बना दी, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, और ये वाइट लाइन डक्ट का मैंने आपको बता दिया था, ये वो चीज़ है। अब ये फोल्डिंग दिखाइए लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग, ये लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग है। ठीक है। लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग यहाँ ऐसे कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक। और अगर यहाँ पे ओपनिंग रह जाती है तो उसको मीन लेटरल बॉडी वाल की अगर फोल्डिंग का डिफेक्ट रह जाए अम्बलाइकस के करीब, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोशियसिस। ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ ये वाइट लाइन डक्ट है, तो इसमें वेसल्स भी होती हैं। ये पोर्शन वो होता है जो अम्बलाइकल कार्ड का पोर्शन है ना, यहाँ पे ये एलेंटवाइस आ रहा है, जहाँ पे अम्बलाइकल वेसल्स वगैरह भी होंगे, ये जो आ रहा है। ठीक। तो इससे अगर ये, जैसे मैंने यहाँ बताया कि इनिशियली यहाँ पे इंटेस्टीन
जो है वो 6 वीक में प्रोट्यूड होके इस अम्बलाइकस में आती हैं और जो 12 वीक तक वापस चली जाती हैं। अगर वहाँ वापस ना जाएं 12 वीक तक एब्डामिन में, तो उससे फिर हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया जो है वो वापस रिटर्न नहीं हुआ। अगर 12 वीक तक वापस चला गया तो फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया होगा, वो नॉर्मल होता है। ठीक है। और लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग के डिफेक्ट को हमने क्या बोलते हैं, हम इसको कहते हैं गैस्ट्रोसिस। और फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया अगर रिटर्न ना हो 12 वीक तक, 12 वीक के बाद, तो हम उसको कहेंगे कि वो ओम्फेलोसील है। ठीक है। ये डिफेक्ट्स दिखाए हैं जिसमें ये गैस्ट्रोएसोफेजियल सेप्टम जो है उसमें बना, लेकिन ये कि यहाँ पे अपर एंड एसोफेगस का ब्लाइंडली सेपरेट है, लोअर एंड जो है वो ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इसमें से ये होती है ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला जो बनता है। ठीक है। फिर एक वर्ड यूज़ करते हैं वेक्ट्रल। इसमें देखो जो इसमें ये वाला है कौन सा, टी, ट्रेकियोएसोफेजियल एट्रेजिया। ठीक है। एट्रेजिया मीन नैरोनेस। ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इस वेक्ट्रल में वी फॉर वर्टिब्रल एनोमलीज, ए फॉर एनल एट्रेजिया, सी फॉर कार्डियक डिफेक्ट्स, एंड टी फॉर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, ई फॉर एसोफेजियल एट्रेजिया, आर फॉर रीनल एनोमलीज, और जो एल है वो लिम्स की एनोमलीज के साथ होता है। ठीक है। तो इसमें ये एक बीसीक्यू देते हैं इस तरीके से कि वेक्ट्रल में कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला भी इसमें इंक्लूड होता है। और अगर एट्रेजिया होगा तो क्या होगा कि बेबी जो एमनेटिक फ्लूइड स्वालो करता है तो वो स्वालो नहीं करेगा सही तरीके से, एमनेटिक फ्लूइड बनता जाएगा, तो उसमें हो जाएगा पॉलीहाइड्रोमनियास। तो एसोफेजियल एट्रेजिया इज एसोसिएटेड विद दी पॉलीहाइड्रोमनियास। तो वो ऐसे बच्चे अगर जब बर्थ होती है तो एमनेटिक फ्लूइड को एस्पायरेट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको नमूनिया ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक। और सबसे मोस्ट कॉमन डिफेक्ट जो इसमें होता है, देखो पहला वाला नंबर 1 ट्रेकियोएसोफेजियल एट्रेजिया जो है ये तो फिस्टुला बन रहा है। ठीक। ए द मोस्ट फ्रीक्वेंट 90% ये होता है किसमें कि अपर एंड ब्लाइंड है एसोफेगस का, और लोअर एंड जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, फिस्टुला बना रहा है ट्रेकिया के साथ। ठीक है। इन सब में से मोस्ट कॉमन यही होता है। इसमें भी एक बीसी को देते हैं। ठीक है। अब जो स्टमक की बारी आती है तो स्टमक देखो ये फ्यूजिफॉर्म ट्यूब है, ये वेंट्रली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से एक मेजेंट्री के थ्रू कनेक्ट होगा, डॉर्सली डॉर्सल में मेसोगैस्ट्रियम के थ्रू कनेक्ट होगा। लेकिन देखिए इस फ्यूजिफॉर्म शेप में अगर यहाँ पे अगर इनिशियली एंटीरियर राइट एंड लेफ्ट अगर हम देखें तो राइट एंड लेफ्ट में राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व होती है, लेकिन इस स्टमक में 2 रोटेशन होती हैं। एक ये लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन के रिजल्ट में क्या होता है, 90 डिग्री होगी और क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। ध्यान में रखना क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अब इसमें अगर ये क्लॉकवाइज जब ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा कि ये जो इसके रिजल्ट में जो इसकी लेफ्ट साइड होगी वो एंटीरियर हो जाएगी। ठीक है। और जो राइट साइड होगी वो क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर हो जाएगी। तो इनके साथ वैसे अगर हम कहेंगे राइट एंड लेफ्ट में वेगस नर्व भी होती है, तो लेफ्ट वेगस नर्व इनिशियली जो कि लेफ्ट साइड को इनर्वेट कर रही थी वो अब एंटीरियरली इनर्वेट करेगी, और जो राइट वेगस नर्व होगी वो पोस्टीरियरली इनर्वेट करेगी। इसकी रोटेशन की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा ऐसे। ठीक। एक रोटेशन तो ये हो गई। दूसरी होती है इसमें एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन। ठीक है। एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन जैसे यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधा पड़ा हुआ है, आस्ते आस्ते ऐसे होता जा रहा है। ठीक है। फाइनल आप इस डायग्राम को देखें तो ये इसका ऊपर एंड अपर एंड जो है वो कार्डियक एंड होता है, और नीचे वाला जो है वो क्या नाम है इसका, पाइलोरिक एंड होता है। ठीक है। ये वाला यहाँ पे पाइलोरस स्फिंक्टर बनता है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर बनता है। स्मूथ मसल्स बनाती हैं ताकि जो खाना यहाँ पे आए वो वापस एसोफेगस में रिगर्जिटेट ना करके जाए, और ड्यूडेनम में भी तब जाए जब यहाँ पे डाइजेस्ट हो सही तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे इस एंटीरो पोस्टीरियर पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल का रिजल्ट देखे कि क्या हुआ, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, वेगस नर्व पे क्या इफेक्ट पड़ा। फिर आप देखोगे कि ये जो एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन है उसमें क्या हुआ है कि भाई ये जो अपर एंड था, जो कार्डियक एंड था, वो लेफ्ट की तरफ गया और डाउनवर्ड गया। ठीक है। और जो पाइलोरिक एंड है वो राइट साइड की तरफ गया और अपवर्ड गया। ये रिजल्ट्स हैं किसके, एंटीरो पोस्टीरियर
एक्सिस रोटेशन, एक्सिस ऑफ दी रोटेशन के एक्सिस की। ठीक है, ये पूछा जाता है कि स्टमक में कितनी टाइप की रोटेशंस होती हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम, यहाँ पे देखो ये एक ये वाली डायग्राम आप देखें कि ये स्टमक है और ये एसोफेगस है। यहाँ पे ये जो आपको ब्राउन कलर की नज़र है, दिस इज़ दी वेंट्रल मेसोगेस्ट्रियम या कह सकते हो वेंट्रल मेजेंट्री, और पीछे ये जितनी भी है सारे, दिस इज़ दी डॉर्सल मेजेंट्री। डॉर्सल मेजेंट्री जो है वो ज़्यादा है देखें, और जो वेंट्रल मेजेंट्री है वो स्मॉल है, वो स्टमक के मोस्टली स्टमक और ड्यूडेनम के सामने ही है। और ये पर्पल कलर का जो है ये डायफ्राम है, यहाँ पे सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होगा, जहाँ जो सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है। तो इस सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर जो है, अब यहाँ पे ये जो ड्यूडेनम था, इससे एंडोडर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करके सेप्टम ट्रांसवर्सम में जाते हैं और वो बनाते हैं क्या, लिवर को। लिवर इस जो वेंट्रल मेसोगेस्ट्रियम में बन रहा है या वेंट्रल मेजेंट्री में, तो उसकी वजह से, लिवर की डेवलपमेंट की वजह से, दिस मेजेंट्री डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर abdominal wall and the liver is known as the falciform ligament, and the part which is present between the liver and the lesser curvature of the stomach is known as the lesser omentum। ठीक है, और ये क्या नाम है, ये जो बिलियरी apparatus बन रहा है, इसके ये छोटा सा यहाँ पे इसमें मेजेंट्री मौजूद है ड्यूडेनम और हेपेटिक के बीच में, इसको हम कहते हैं कि ये ड्यूडेनो हेपेटिक लिगामेंट बन गया। ठीक है, तो ये लिगामेंट्स बन रहे हैं किसमें, वेंट्रल मेजेंट्री के उसमें रिजल्ट्स में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये बिलियरी apparatus जो है बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोर्टा हेपेटिस भी बनेगा, जिसमें हम ग्रास में आप लिवर में पढ़ोगे कि पोर्टा हेपेटिस के स्ट्रक्चर कौन से हैं। ठीक, अच्छा, अब लिवर का नॉर्मली ये हिस्टोलॉजी है लिवर की, जिसमें ये हेपेटोसाइट्स हैं, 2 सेल कार्ड्स बन रहे हैं, और ये हेपेटोसाइट्स की मेम्ब्रेन है, ये दूसरे हेपेटोसाइट्स की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये बीच में जो स्पेस है, ये कैनालिकुलाई बन रही है, जिसके थ्रू जो है वो बाइल जो लिवर सेल में बनता है वो ट्रांसफ़र होके बाइल डक्ट में जा रहा है यहाँ। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है कि अब इसमें यहाँ पे ये सेंट्रल वेन है। तो हेपेटोसाइट्स जो है वो लिवर में ड्राइव्ड होते हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन है, और जितना कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल जो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, कुफर सेल्स वगैरह भी वो मेसोडर्मल हैं। और ये जो हेपेटोसाइनोसाइट्स हैं, हेपेटिक साइनोसाइट्स, ये जो है अम्बिलिकल एंड वाइट लाइन वेन्स से बनता है, जो हमने हार्ट की डेवलपमेंट में पढ़ा था। ठीक है, तो ये लिवर की डेवलपमेंट आनी चाहिए क्योंकि इससे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन हो रही होती है, उसके रिजल्ट में आप देखो कि ये स्टमक है, ये वेंट्रल वाल में वेंट्रल मेजेंट होगा, और ये पोस्टीरियर वाल में पोस्टीरियर मेसोगेस्ट्रियम होगा। जब लिवर एंटीरो पोस्टीरियर, स्टमक एंटीरो पोस्टीरियर रोटेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो इसकी ये वाल हैं 2 लेयर, ये खींच के नीचे आ जाएंगी। खींच के नीचे आने की वजह से ये भी अगर बिल्कुल ऐसे नीचे आके ऐसे हो जाती हैं, तो ये 2 लेयर और वो 2 लेयर ऐसे ऐसे एक एप्रन सा बन जाता है इस तरह। ठीक है, तो हम कहेंगे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर ये होगी, फोर्थ लेयर ये होगी, सेकंड एंड थर्ड बाद में आप, तो इस तरह इसके खींचने से ये स्टमक के पीछे एक स्पेस बन जाती है। ठीक है, उसको हम लेसर सैक कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो और फिर ये सेकंड एंड थर्ड लेयर आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी, तो वो स्पेस जो है वो इसके यहाँ से नीचे से तो ऑब्लिटरेट हो जाएगी, लेकिन स्टमक के पीछे रहेगी, जिसको हम लेसर सैक कहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि अब ये एक सेक्शन है जिसमें देखें कि ये लिवर है, ये वाली मेजेंट्री लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होगा, ये स्टमक और लिवर के बीच में बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेसर ओमेंटम है। ठीक है, ये सारा डॉर्सल मेजेंट्री है। डॉर्सल मेजेंट्री के अंदर क्या ग्रो कर रहा है, एक तो पेंक्रियास और दूसरा स्प्लीन, ये भी BCQ आता है। ठीक है, अब डॉर्सल मेजेंट्री 2 लिगामेंट्स, अब जब ये ड्यूडेनम के साथ पेंक्रियास पोस्टीरियरली फॉल होगा तो पेंक्रियास फिर रीटोपेरिटोनियल हो जाता है, लेकिन स्प्लीन एंड तक हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल ही रहती है। तो इससे फाइनल जो रोटेशन होने के बाद ये जो 2 लिगामेंट्स बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो स्टमक और स्प्लीन के बीच में, इसको गैस्ट्रोलीनल लिगामेंट, और जो स्प्लीन और ये किडनी है, किडनी के बीच में जो बनता है वो लीनोरीनल लिगामेंट। फिर इनका BCQ पूछते हैं कि इनमें कंटेंट्स क्या है। जो गैस्ट्रोलीनल लिगामेंट है इसके अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और जो लीनोरीनल लिगामेंट है इसके अंदर होती है स्प्लेनिक आर्टरी। ये कंटेंट्स पूछते हैं।
ठीक है। और ये किडनी एक वो ऑर्गन है जो प्राइमरली रेट्रोपेरिटोनियल है, ये कभी पेरिटोनियम के अंदर ग्रो हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये सेकेंडरीली होगा क्योंकि ये पहले इसके अंदर देखें ये दोनों से साइड से कवर्ड है। जब ड्यूटीनम के साथ राइट पे फॉल होगा तो इसकी जो मेजेंट्री है पोस्टीरियर वाली, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ मर्ज हो जाएगी, तो एंटीरियरली कवर्ड होगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये सेकेंडरीली रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और जो स्प्लीन है वो स्टमक है, लिवर है, ये इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है क्योंकि ये पेरिटोनियम से कम्प्लीटली कवर्ड है। तो ये है आना चाहिए फोरगट के बारे में। इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे मिड गट का।